गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब आ गए? आवाज़ सबको आवाज़ हमारी मिल रही है? गुड इवनिंग डियर। सब लोग आ गए हैं? आवाज़ सबको मेरी क्लियर है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रांसफार्मर। तो सब लोग आ जाओ और स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, कंपोनेंट्स हमारे पास। और आपने स्टडी किया, दिस वन इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक सर्किट के कपलिंग से वन सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकंड सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, बट अगर हम ट्रांसफार्मर का नाम ले रहे हैं तो इससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का या मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट हाँ स्टार्ट हो रहा। वेट करिए, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा फिर आपको सही में पढ़ना ना पड़े। अभिषेक यादव, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही कहना है मुझे, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, अगर मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम नहीं आया तो न तो आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस जो मशीनें बोली जाती हैं उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, या जिसका ट्रांसफार्मर का नाम लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम कपलिंग सिस्टम, इसकी भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि बोथ इन दोनों में, चाहे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग सिस्टम है या कन्वर्जन सिस्टम हो, वहाँ भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कपलिंग सिस्टम है यहाँ भी, दोनों जगह एज ए कपलर मैग्नेटिज्म ही है। बोथ प्लेसेस कपलर मैग्नेटिक सिस्टम है। और मैग्नेटिक सर्किट का अगर हमें एनालिसिस आ रहा है तभी जाके हम या तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं या दूसरा हम ट्रांसफार्मर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ट्रांसफार्मर हमें स्टार्ट करना था, ये थोड़ा आपको नॉलेज होगा भी, तो उसी को हम लोग फिर से रिमाइंड करेंगे कि क्या क्या था, उसको फिर से स्टडी कर लेंगे। बट मैग्नेटिज्म के बिना न तो हमारे पास मशीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पाएगा, न तो हमारा ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि मैग्नेटिक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर में भी कपलिंग के लिए यूज़ किया जाएगा एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन सिस्टम में भी यूज़ किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में एयर गैप है, दिस वन इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस है, तो इसलिए इसको बोला जाता है दिस वन इज़ अ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है, दैट्स मीन या तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में, या तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। तो वहाँ पे हम लोग कपलिंग जो मैग्नेटिज्म रखे हैं, कपलिंग वहाँ मैग्नेटिज्म रखा गया है कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एज ए कपलर है। सेम कॉन्सेप्ट हम ट्रांसफार्मर लेके आते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ट्रांसफार्मर में भी, लेकिन ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिक डिवाइस। यह आपका स्टैटिक डिवाइस है, यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एनर्जी एक सर्किट से एसोसिएटेड होगा, उसी एनर्जी को हम दूसरी सर्किट में आप कपल कराना चाह रहे हो, तो यहाँ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम नहीं है। ये स्टैटिक डिवाइस है, यहाँ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम नहीं है। बट रिमेंबर द पॉइंट, सेम मैग्नेटिक सर्किट का जो प्रिंसिपल है, एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है,
सेम यहाँ भी यूज़ होगा। तो मैग्नेटिक सर्किट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन सिस्टम। तो ये दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा कि आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर का नाम ले रहे हैं तो इसको देखो, अगर हम डिवाइड करें ट्रांस, उसके बाद कहते हैं फार्मर। अभी ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग है, ट्रांस दैट्स मीन इज द, समझ में आ रहा होगा, चेंजेस करना, एंड फार्मर दैट्स मीन इज द पूर्व का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है, हिंदी में कह दें ट्रांस मतलब एक साइड से दूसरे में, इधर से उधर ले जाना। दैट्स मीन जो आपका एनर्जी एक साइड में आने वाली है, इसी एनर्जी को इस साइड में लेके जाना है। एंड जो पूर्व का है, फार्मर दैट्स मीन पूर्व का जो एनर्जी है या पावर है, तो यहाँ का जो एनर्जी है या पावर है, इसको हमें इस साइड से ट्रांसफ़र करना है, इधर से उधर ले जाना है। देयरफॉर इसका नाम रखा गया ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, रिमेंबर द पॉइंट, दिस वन इज स्टैटिक डिवाइस। यह स्टैटिक मशीन है, बहुत केयर करिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टार्ट हो रहा, तो बहुत केयर करिएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से जो एनर्जी है या पावर है उसको एक साइड से, दैट्स मीन एक सर्किट से दूसरे सर्किट में लेके जाना है। बट दिस वन इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, बट दिस वन इज अ यूज्ड इन द सिस्टम एज अ कपलर और यूज्ड इन द सर्किट एज अ कॉस्केडेड पैरामीटर्स। ये कॉस्केडिंग के लिए यूज किया जाता है सर्किट्स में, या कपलिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे एनर्जी एंड पावर को एक सर्किट से कपल करके दूसरे सर्किट्स में हम इसको भेज दें, ठीक है। बट ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अभी डिफिनीशन हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई, क्योंकि जब तक इसको हम एकदम क्लियर नहीं कर लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तब तक हम इसका डिफिनीशन नहीं लेके आएंगे। तो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ये परिवर्तित करेगा एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको ज़रूरत होगा। ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर आपके उस पर्टिकुलर वोल्टेज मैग्नीट्यूड या करंट मैग्नीट्यूड को ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा वहाँ सर्किट का रिक्वायरमेंट हो। बट ये ना तो पावर को चेंज करेगा, ना तो एनर्जी को चेंज करेगा, एंड ये कैस्केडेड में जोड़ा जा रहा है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी भी इसकी सेम होगी। दैट्स मीन जो प्राइमरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वही आपकी सेकेंडरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो फिर से हम देखो कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है और ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है पावर सिस्टम में। तो ध्यान देखो, जनरेटिंग स्टेशन पे यूज़ किया जा रहा है फॉर द अचीविंग द इकोनॉमिक जनरेटिंग वोल्टेजेस, जनरेटिंग स्टेशन में भी इसका यूज़ हो रहा है। आफ्टर दैट ये यूज़ किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन में फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स, की इकोनॉमी मिले, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना आपने पढ़ा है इकोनॉमी मिलता है, देयरफॉर इसका वहाँ भी यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने घर में, एक जनरेशन होता है, पावर सिस्टम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल लेआउट हमने बनाया है। तो संदीप राय विक्की, दिस इज अ मशीन। हेलो, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना। बात कर रहे थे हमारे पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने जब स्टडी किया था, एक हमारे पास आता है एनर्जी जनरेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन या जो भी एंड हो, सब जगह कंट्रोल ऑफ एनर्जी हमारे पास रहता है। फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन आता है, एंड आफ्टर दैट आपका आता है यूटिलाइजेशन। तो ट्रांसफार्मर तीनों प्लेस पे आपका यूज हो रहा। जैसे जनरेशन पे हम बात करें, जनरेशन पे हम विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग इकोनॉमिक जनरेटिंग वोल्टेज को अचीव करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर हम बात करें, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग इकोनॉमिक वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज अचीव करते हैं। एंड एट द पावर यूटिलाइजेशन एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर हम लोग सुटेबल वोल्टेजेस अचीव करते हैं। जितना हमें वोल्टेज चाहिए, जैसे आपके घर की ही बात करूं मैं, आपके घर में 180 वोल्ट आ रहा, आप सोच रहे हैं 230 वोल्ट आ जाए, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग सुटेबल वोल्टेज एज पर रिक्वायर्ड, जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है उतना अचीव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन हमारे लिए है, जो हमारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कपल्ड करता है, कास्केडेड करता है, हमारा पूरे सिस्टम का इकोनॉमी लाता है, क्योंकि जनरेशन एंड पे भी इकोनॉमी दे रहा, ट्रांसमिशन एंड पे भी इकोनॉमी दे रहा, उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन पे एज पर रिक्वायर्ड या जैसा हमें वहाँ पे वोल्टेज सुटेबल चाहिए वैसा सुटेबल वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। देयरफॉर दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट मशीन फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो इसकी स्टडी हमें करनी है और जानना है कैसे कैसे बनाया जाता है। तो देखो इसके नाम से ही, ट्रांसफार्मर के नाम से भी समझ में आ गया कि ये क्या करेगा। तो सेम देखो, एक कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी नाम सुना होगा आपने। ट्रांजिस्टर देखो ये भी क्या करता है, ट्रांस करता है प्लस रजिस्टर्स, दैट्स मीन ट्रांजिस्टर नाम सुना होगा। ट्रांजिस्टर क्या है, ये देखो कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे पास। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांस करता है, इधर से उधर भेजेगा रेजिस्टेंस को। जितने भी आपके ट्रांजिस्टर हैं उनका एक साइड से दूसरे साइड में, आप पता है ये 2 पोर्ट नेटवर्क हैं, आपका ट्रांजिस्टर भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर भी 2 पोर्ट नेटवर्क है। इसके पास 4 टर्मिनल्स हैं, ट्रांसफार्मर के पास भी 4 टर्मिनल है, आपके ट्रांजिस्टर के पास भी एक कॉमन होता है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क है, 4 टर्मिनल का है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांस कर देता है, इधर से उधर रेजिस्टेंस को भेजता है। किसी नाम सुना होगा ट्रांजिस्टर, एक कॉमन कलेक्टर है, कॉमन इमीटर है, कॉमन बेस है। किसी में देखोगे आप इनपुट साइड का इम्पीडेंस कम है, आउटपुट का ज़्यादा है, किसी में आउटपुट का ज़्यादा है, इनपुट का कम है, दैट्स मीन रेजिस्टेंस को ये वेरी कर देता है। क्लियर है ना, रेजिस्टेंस को ये वेरी कर देता है, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। क्योंकि जब भी आप इससे आप पावर लोगे या कुछ भी करोगे, इससे जो भी यूटिलाइजेशन करना है, तो ये रेजिस्टेंस को ट्रांस करेगा, इधर से उधर भेजेगा, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम। सेम नाम ट्रांसफार्मर का आता है, ट्रांसफार्मर में ट्रांस किया, वो भी इधर से उधर भेजा। क्लियर है ना, लेकिन ट्रांसफार्मर मतलब पूर्व की चीज़ों को इधर से उधर भेजा। पूर्व दैट्स मीन हमारे पास एनर्जी है या पावर है, उसी को इधर से उधर भेजा। बट वह ट्रांसफार्मर हमारे वोल्टेज एंड करंट के मैग्नीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करेगा, परिवर्तित करेगा। क्लियर है ना। तो देखो नाउ हम लोग ट्रांसफार्मर के डिफिनीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, हमारे समझ में आना शुरू हो गया है कि ट्रांसफार्मर क्या करेगा। इसके पास मिनिमम आप क्या करना है, इसको इस तरह से डिजाइन करना है कि ये एक सर्किट का पावर को या एनर्जी को इधर से उधर भेज दे। और इधर से उधर भेजना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कपलिंग करना पड़ेगा, और कपलिंग सिस्टम मैग्नेटिज्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म सिस्टम का कपलिंग सबसे स्टेबल होता है, रिलायबल होता है। देयरफॉर जो भी हम कपलिंग सिस्टम यहाँ यूज करेंगे वह कपलिंग सिस्टम हमारा मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो नाउ हम लोग चलते हैं डिफिनीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर में। समझ में आना शुरू हो गया होगा सबको। किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अनुराग कश्यप
जनरेशन पे हाँ स्टेप अप लगेगा ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल मोहित मिश्रा, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिवाइसेस हैं सब लीनियर ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉन लीनियर नहीं यूज़ करेगा, नॉन लीनियर यूज़ करेगा, हार्मोनिक कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, दिक्कत होगी। कुछ चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर के टॉपिक पे आए हैं, सीधे आ गए हैं। पहली बात ये याद रखिएगा कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी मशीन का, जो भी डिफिनीसन लिखते हैं, जो भी इक्वेशंस लिखते हैं, वोल्टेज इक्वेशंस, पावर इक्वेशन, जो भी लिखा जाता है, इस बात को हमेशा के लिए रख लीजिएगा, ये जितने भी डिफिनीसन बनाए जाते हैं सब के सब स्टडी स्टेट कंडीशन में बनाए जाते हैं, ट्रांजिएंट या फॉल्ट कंडीशन पे नहीं बनाए जाते हैं, ओके। उसके साथ साथ जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं जैसे रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ये ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स पे ये डिपेंडेंट होंगे, रिमेंबर द पॉइंट। दैट्स मीन आर इज गिवन बाय द रो एल अपान ए, ये सब फिजिकल है, लेंथ इज द फिजिकल है, ए इज द फिजिकल है, ऐसे एल इज गिवन बाय द एन स्क्वायर अपान एस, फिजिकल है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एस इज द रिलक्टेंस, उसमें भी फिजिकल पैरामीटर्स आएंगे, तो ये सब फिजिकल है, ठीक है। एंड जो भी डिफिनीशन बनाया जाएगा, जैसे वोल्टेज, आप पहले से मैं बता दे रहा हूँ, जो वोल्टेज आप लिखते हो, आप लिख देते हो वोल्टेज 444 F∅N, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज आप ये सब लिख रहे हो, ये सब स्टडी स्टेट कंडीशन में लिखे गए हैं, जो इक्वेशन है स्टडी स्टेट कंडीशन में लिखे गए हैं। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर लोडिंग कितना है, और जैसा लोडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर उसमें होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल ले लूँ मैं, फिर से अभी मैं ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके आए थे तो उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं आपका डीसी मोटर का नाम ले रहा हूँ, किसी ने कहा नहीं मोटर मुझे पढ़ना है, तो डीसी मोटर उसने नाम लिया, ध्यान से देखिएगा, तो आपने इसका टार्क इक्वेशन रट्टा मार लिया K∅IA, रिमेंबर है सबको, जिसमें टार्क इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर। लेकिन अगर किसी ने कहा इसका पावर बताइए, तो पावर आप कहोगे दिस वन इज रिटन एज T × ओमेगा, क्लियर है। और दिस वन ऑल्सो इक्वल टू द कपलिंग है, तो बैक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय द आर्मेचर करंट, ओके। तो दिस वन अगेन रिटन एज K∅IA × ओमेगा। तो डीसी मोटर में ये सब कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो डीसी मोटर में देखिए आपके पास मैकेनिकल लोडिंग भी है, बहुत केयर करिएगा, मैकेनिकल लोडिंग भी है इसके ऊपर, आफ्टर दैट इसके ऊपर मैग्नेटिक लोडिंग भी है, एंड लास्टली इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल लोडिंग भी है। तो जो फॉर्मूला आप डिजाइन करिएगा, जो फॉर्मूला बनेगा, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में तीनों के पैरामीटर्स होने चाहिए। तो देखिए जो हम पावर अगर डीसी मोटर का स्टडी करने जा रहे हैं, तो K∅IA × ओमेगा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो phi इज द मैग्नेटिक लोडिंग, IA इज द इलेक्ट्रिकल लोडिंग एंड ओमेगा इज द मैकेनिकल लोडिंग। तीनों लोडिंग होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाता है कि जो स्टडी आप कर रहे हो वो सही आपने स्टडी किया है कि नहीं। जो भी आप डिवाइस, जो भी मशीन का आप नाम लीजिएगा, जो भी आप डिवाइस एंड मशीन का नाम लीजिएगा, उसमें ये 100% चेक ज़रूर करिएगा कि उसके ऊपर जो जो लोड है उसके अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर है कि नहीं, क्योंकि लोड चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूले चेंज होगा। ज़रूरी नहीं है कि मोटर कोई हमेशा फुल लोड पे काम करे और फुल कैपेसिटी पे काम करे। 10 किलोवाट है, 10 किलोवाट का लोड आप नहीं डाल रहे हो, आपने उस पर 2 किलोवाट का लोड डाला, तो अकॉर्डिंग टू द 2 किलोवाट आपके मैग्नेटिक का लोडिंग उतना हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक लोडिंग उतना हो जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल लोडिंग उतना ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम अगर हम ट्रांसफार्मर का नाम ले रहे हैं, तो पहले ही आपको बता दिया, जबकि ये लास्ट में बताना चाहिए। ऐसे ही ट्रांसफार्मर का अगर हम नाम ले रहे हैं, और ट्रांसफार्मर का हमने वोल्टेज इक्वेशन स्टडी किया है कि द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय द 4.44 F∅N। दिस वन वोल्टेज इक्वेशन है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है इन द बाइंडिंग्स, ठीक है। तो अगर इनका हम पावर का नाम लें
कि कपलिंग पावर इज गिवन बाय द, अगर प्राइमरी का है तो प्राइमरी ऐसे लिख दे रहे हैं, एंड सेकेंडरी है सेकेंडरी लिख सकते हैं, E2 सेकेंडरी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे E1 I1 दैट्स बीन रिटन एज द 4.44 F5 N1 I1। तो ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर है वो उसके ऊपर केवल 2 लोडिंग है, क्योंकि ये स्टैटिक मशीन है तो मैकेनिकल नहीं होगा, यहाँ पे केवल 2 ही लोडिंग होगा। एक को हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोडिंग एंड सेकंड का नाम देने जा रहे हैं हम लोग, दिस वन इज द मैग्नेटिक लोडिंग। द सेकंड वन इज द मैग्नेटिक लोडिंग। तो इलेक्ट्रिकल लोडिंग का पैरामीटर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में होना चाहिए एंड मैग्नेटिक लोडिंग का टर्म्स उस पर्टिकुलर इक्वेशन में होना चाहिए। तो देखो आपको दिख रहा है फाई रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लोडिंग एंड एन आई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल लोडिंग। रिमेंबर द पॉइंट, एन आई इज द इलेक्ट्रिकल लोडिंग इन द ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल लोडिंग इन द ट्रांसफार्मर। तो देखो कोई इक्वेशन बनाइएगा, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे जो मोटर हो आप, या जनरेटर हो, या ट्रांसफार्मर हो, या कोई भी मशीन हो, आप उसका इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जब याद करिए तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी लोडिंग उसके ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके इक्वेशंस में वो सब पैरामीटर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जिसका भी ये डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। मोहित मिश्रा, विमल कुमार मौर्य, विमल कुमार मौर्य, स्टडी स्टेट में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ऑलवेज आरएमएस वैल्यू यूज़ किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होते हैं या जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ होते हैं उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, आरएमएस होता है, मैक्स या पीक होता है, एवरेज होता है, बट सेम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए एवरेज पैरामीटर यूज़ किया जाता है और सेम एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग आरएमएस की स्टडी करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अभी हम मैक्स या इंड्यूस में जो ये इक्वेशन है अभी हम उसका स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैक्स एवरेज अभी इसका हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इस पर भी डिस्कस नहीं होना। फ्लक्स अभी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं केवल आपको किसी के क्वेश्चंस पे ये डिस्क्राइब करना चाह रहा था कि कैसे आप एनालिसिस करोगे कि इक्वेशन हमारा जो डिज़ाइन किया गया वो सही है कि नहीं है। फाइम जो आप मैक्स पढ़े हो, फ्लक्स की वैल्यू मैक्स होगी। मैक्स बनाने के लिए अभी हमें वहाँ पे कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, मैक्स ज़रूरी नहीं हो जाए। ठीक है, मैक्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें, वो डिज़ाइन में करते हैं हम लोग। तो अभी कोई डाउट है? तो और कोई किसी को क्वेश्चन हो तो वो यहीं पे क्लियर कर सकता है। ठीक है, भोला प्रसाद, पावर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, वेट करिए, सबके समय आने दीजिए, सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वेट करिए, सब मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं डिफिनीशन ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनीशन इज लिख लेते हैं।
तो हम लोग ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन स्टडी कर रहे थे। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है पावर या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, बिना सिस्टम फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस किए, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से एक सर्किट की एनर्जी या पावर को सेम दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र करेंगे और सिस्टम फ्रीक्वेंसी को टच या इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। दैट्स मीन, इसका मतलब इट इज़ ए कपलर और cascaded component used in electrical / electronics engineering for achieving economic voltage or desired voltage oblique current। ओके, एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत है किसी को? इसका मतलब ये हुआ अतुल, देखो कॉमन सेंस है, हम लोग जब मशीन की बात करते हैं, मशीन में हर एक स्टूडेंट के हाथ कन्फ्यूज़न ये रहता है कि मशीन का जब वो नाम लेता है वो सोचता है कि वह एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो बदल रहा वो मशीन है। मशीन मतलब वह डिवाइसेस जो आपके काम को आसानी से कर दे, ठीक है, जो वर्क आप कर रहे थे वही वर्क वो करे लेकिन वो आसानी से कर दे, ठीक है। तो देखो हमारा भी एक मोटो यही था कि जो वोल्टेज है डिज़ायरेबल चाहिए था, कि जितने से हमारा सुटेबल वोल्टेज हो जाए कि हमारा एसी चल जाए, हमारा फ़ैन चल जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा काम था, तो वहाँ भी यूज़ किया जा रहा था। इसको दोनों कैटेगरी में रखा गया। बहुत जगहों पे मैंने कन्फ्यूज़न इसका देखा है, कहीं कहीं एज ए डिवाइस लिखा है और कहीं कहीं एज ए इसको मशीन भी लिखा गया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका पूरा का पूरा जो भी एनालिसिस होता है वो एज ए मशीन की तरह होता है कि दिस वन इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगेन तो जो एक ट्रांसफार्मर है वह दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं केवल दो ही बाइंडिंग हो, दो या दो से अधिक बाइंडिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक बाइंडिंग को कपल करता है बाय म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इनमें से जो एक बाइंडिंग होगा उस बाइंडिंग को प्रायः सब लोग कहते हैं एक प्राइमरी बाइंडिंग है जो सोर्स एंड से जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा एक सेकेंडरी बाइंडिंग है जो लोड एंड से जुड़ा है। लेकिन एक ट्रांसफार्मर से हम बाई डायरेक्शनल पावर ले सकते हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से। देयर फॉर दिस वन इज ऑलवेज कन्फ्यूजिंग वर्ड कि हम एक को प्राइमरी बोले और दूसरे को सेकेंडरी बोले। देयर फॉर जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग्स होती हैं ऑलवेज हम इसको
HV एंड LV वाइंडिंग के नेम से स्टडी करते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उस साइड को हम लोग HV वाइंडिंग बोलेंगे, और जिस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उस साइड को हम LV वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स हायर जिस साइड में होगा जिसमें HV वाइंडिंग होगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उसको हम लोग LV वाइंडिंग बोलेंगे। एंड बोथ सर्किट्स, दो या दो से अधिक, दे आर कपल्ड, ये कपल्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स या मैग्नेटिक म्यूचुअल फ्लक्स, या आप नॉर्मल ऐसे बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स से ये कपल्ड होंगे। इससे ज़्यादा भी वाइंडिंग हो सकती है, टर्सरी वाइंडिंग भी हो सकती है, कहीं कहीं टर्सरी वाइंडिंग भी यूज़ किया जाता है, तो टर्सरी में भी वो भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रिमेंबर द पॉइंट, ट्रांसफार्मर के एक्शंस के लिए एज पर फैराडेज लॉ जो भी यहाँ पे फ्लक्स होगा, म्यूचुअल फ्लक्स होगा, ये आपका अल्टरनेटिंग होना चाहिए या टाइम वेरिंग होना चाहिए, ये समय के साथ साथ परिवर्तित होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट इसका एकदम क्लियर कर पाएंगे कि ट्रांसफार्मर जो ये डिवाइस था इसका जो म्यूचुअल फ्लक्स है या टाइम वेरिंग होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्शन ऑलवेज वर्क्स ऑन द टाइम वेरिंग फ्लक्स। तो जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा यह म्यूचुअल फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं अल्टरनेटिंग होना चाहिए। जैसा हमारा साइनोसॉइडल करंट एंड वोल्टेज होता है वैसे ही होना चाहिए। तो देयरफॉर हमें इसको देखना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हमें इस तरह से ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बनाना है कि उसमें आपका जो फ्लक्स डेवलप होगा वह टाइम वेरिंग हो, दैट्स मीन अल्टरनेटिंग हो। तो देखो ट्रांसफार्मर में अभी बताया कि आपने स्टडी कर लिया, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक डिवाइस है, तो यहाँ पे दो लोडिंग होगा, एक आपका मैग्नेटिक लोडिंग देना है एंड दूसरा आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल लोडिंग देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल लोडिंग हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बैंडिंग से, एंड मैग्नेटिक लोडिंग इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर एक्शन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोर से। तो इसका मतलब दो ही डिज़ाइन हमें यहाँ पे स्टडी करना है, एक कोर कैसे बनाया जाएगा एंड दूसरा वाइंडिंग कैसे बनाया जाएगा। और ये जब दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएंगे तब हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे पावर सेक्टर में काम करेगा, कैसे यूटिलाइजेशन सेक्टर में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करेगा, और कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सर्किट में काम करेगा, और कैसे ये हीटिंग सर्किट में भी कहीं कहीं यूज़ किया जाएगा, तो कैसे काम करेगा। लेकिन जब तक इस पे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और वहाँ पे कौन कौन सा लोडिंग है, ये क्लियर होने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल लोडिंग के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, उसके साथ साथ मैग्नेटिक लोडिंग के लिए हमें उसके ऊपर क्या काम करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल लोडिंग अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द बाइंडिंग्स, कैसा बाइंडिंग प्रोवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्लियर हो जाएगा। कैसा मैग्नेटिक कपलिंग आप यूज़ कर रहे हो या मैग्नेटिक लोडिंग उसके ऊपर कैसा डालना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोर डिज़ाइन किया जाएगा। ओके, तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम उसको क्लासिफाइड कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने तरीक़ों से क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग पढ़ लेंगे, एक कंटेंट बना देंगे, कंटेंट बना देंगे क्या क्या पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, हमने इसका डिफिनीशन पढ़ लिया है, देन क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, देन वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी कर लेंगे, देन नो लोड, देन फुल लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे,
रिमेंबर द पॉइंट, एक और कॉन्सेप्ट की चीज़ है, जितना लोड होगा उसके अकॉर्डिंग उतने उसके करैक्टरिस्टिक खींचेंगे। जैसे मोटर्स हैं, मोटर्स में 3 लोड होते हैं, ठीक है। मोटर्स पे अगर 3 लोड है तो रिमेंबर द पॉइंट, वहाँ पे हमें उसके 3 करैक्टरिस्टिक खींचने पड़ते हैं। याद करिए, आपने 3 करैक्टरिस्टिक खींचा होगा, एस टी टी सी, याद आ रहा, एस टी टी सी, स्पीड करंट, एस टी एंड टी सी, स्पीड करंट, स्पीड टॉर्क, टॉर्क करंट, ठीक है। ये 3 करैक्टरिस्टिक खींचने पड़े थे, और ये तीनों करैक्टरिस्टिक, क्योंकि मोटर का नाम ले रहे हो आप, तो मोटर पे 3 लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड है, मैकेनिकल लोड है एंड मैग्नेटिक लोड है। तो 3 करैक्टरिस्टिक, कोई भी इंसान हमेशा देखो, मशीन का जो करैक्टरिस्टिक होता है एकदम ह्यूमन बीइंग से एकदम मिलता जुलता रहता है। तो आपका जो व्यवहार है, जो आपकी बिहेवियर है, वही आपकी करैक्टरिस्टिक बोली जाती है। तो आपकी करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, लोड आ गया, तो आप देखो, आप धीरे धीरे करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। आप अभी स्टडी कर रहे हो, बच्चे हो, क्लास 10 का आप स्टडी करिए, आपका बिहेवियर कुछ और था, क्लास 12 में बिहेवियर कुछ और हुआ, डिप्लोमा करने के बाद बिहेवियर कुछ और हुआ, और रिसेंटली अगर आप 1-1.5 साल से बैठे हो और नौकरी नहीं लग रही है ना, करैक्टरिस्टिक चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि लोडिंग आपका चेंज हो रहा। जैसा लोडिंग आप ऊपर डालोगे, वैसे वैसे आपकी करैक्टरिस्टिक चेंज होती जाएगी। लेकिन एक बार मशीन बना दिया गया है, एक बार आपका मोटर बना दिया गया, तो उसके ऊपर उसकी रेटिंग जब डिफाइंड हो गई, कितना रेटिंग का है, 10 किलोवाट का है, तो आपने उसकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक लोडिंग फिक्स कर दिया, देयरफॉर उसकी करैक्टरिस्टिक भी उतनी फिक्स हो जाएगी। तो अब देखो, आपके पास ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर, जैसे आपका मोटर का हमने बता दिया, सेम एज ट्रांसफार्मर की स्टडी कर रहे हैं, तो फिर से उसी पे आएंगे। तो ट्रांसफार्मर का अगर हम नाम ले रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के पास 2 लोड है। एक आपके पास है लोड इलेक्ट्रिकल एंड दूसरा आपके पास है लोड उसके ऊपर मैग्नेटिक। तो देयरफॉर इसकी भी 2 करैक्टरिस्टिक खींचेगी एंड 2 करैक्टरिस्टिक खींचना पड़ेगा। एक को बोला गया नो लोड करैक्टरिस्टिक, जो आपका मैग्नेटिक लोडिंग देगा, बताएगा कि किस तरीके से ये बना है, मैग्नेटिज्म का क्या क्या पैरामीटर लिया गया है और कितना मैग्नीट्यूड उसका है। दूसरा आपका फुल लोड करैक्टरिस्टिक, ये इलेक्ट्रिकल लोडिंग के लिए हम लोग करैक्टरिस्टिक खींचेंगे। तो इलेक्ट्रिकल लोडिंग, देखो इलेक्ट्रिकल लोडिंग आपके पास 3 तरीके का हो सकता है, आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में, एसी में करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ नेचर ऑफ द लोड भी होता है, नेचर ऑफ लोड होता है। राहुल सिंह, अभी मैं आपको तुरंत बताता हूं कि ये डीसी पे वर्क क्यों नहीं करेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है राहुल सिंह, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं दिया जाता है। तो अभी हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे जब उसका वर्किंग प्रिंसिपल आएगा, लेकिन अभी आप पूछ लिए हो तो हम आपका भी क्लियर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लोडिंग आपका 3 तरीके से होता है। डीसी होता तो वहाँ एक ही था, लेकिन रिमेंबर द पॉइंट, ये एसी आप स्टडी कर रहे हो, और एसी में नेचर ऑफ लोड आ जाता है, और नेचर ऑफ लोड आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आपका यूनिटी पीएफ का हो गया, नेचर है, पावर फैक्टर बताता है कि आपका नेचर कैसा है। उसके बाद लैगिंग पीएफ आएगा एंड आफ्टर दैट लीडिंग पीएफ आएगा। इसका मतलब नो लोड एंड फुल लोड का जो आप करैक्टरिस्टिक फुल लोड का खींचोगे, फुल लोड का 3 करैक्टरिस्टिक मिलेगा। एक यूनिटी पीएफ पे खींचना पड़ेगा, एक लैगिंग पीएफ पे खींचना पड़ेगा, और एक लीडिंग पीएफ पे खींचना पड़ेगा। ओके, एंड एसी है, एसी का एनालिसिस सबसे अच्छे तरीके से हम फेजर डायग्राम से करते हैं। तो एक स्टडी ये भी कर लेंगे कि इनके हम फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और फेजर डायग्राम अगर हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हम सिस्टम का एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेसी से एंड मिनिमम टाइम में कर रहे हैं। तो फेजर डायग्राम भी इसकी स्टडी करना पड़ेगा, और जिसको फेजर डायग्राम आ गया तो समझ लो उसके लिए ट्रांसफार्मर बहुत ही सिंपल, और समझ लो कि उसका फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास लोडिंग आ गई, तो मैग्नेटिक लोडिंग
कि कौन कौन से पैरामीटर मशीन में है। अभी देखिए हम आपको केवल बता रहे हैं क्या पढ़ना है। तो मैग्नेटिक लोडिंग में कौन कौन सा पैरामीटर आपके पास है, तो इसके लिए आपको पहला टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर निकालना बिना टेस्ट के आप किसी से दोस्ती करते होंगे तो उसका पहले टेस्टिंग किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर उसके अंदर है कि नहीं, कि आप किसी से जुड़ना चाह रहे हो, तो देयरफॉर उसकी टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक लोडिंग के लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, या इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मर में बोले हैं नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक लोडिंग के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। मैग्नेटिक लोडिंग के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा, उस टेस्ट का नाम होगा ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल लोडिंग के पैरामीटर, जो आपका मैग्नेटिक लोडिंग का जो पैरामीटर है, दिस वन इज आपको पता है मैग्नेटिक लोडिंग का पैरामीटर कोर लॉस हो गया, हिस्टैरिसीस, उसके दो कंपोनेंट है, हिस्टैरिसीस है, एडी करंट है, उन सबको पता करना है। ठीक है, फ्लक्स पता करना है, ये सब पता करना है। सेम एज इलेक्ट्रिकल लोडिंग के भी पैरामीटर पता करने हैं कि इलेक्ट्रिकल लोडिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या क्या है, तो आपको पता है इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ये पता करना है। देन जो पैरामीटर है आई स्क्वायर आर, फुल लोड कॉपर लॉस है, लॉस, इसको पता करना है। तो देयरफॉर आपको एक टेस्ट और करना पड़ेगा जिसका नाम है फुल, या यहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग इलेक्ट्रिकल लोडिंग के पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल लोडिंग के पैरामीटर्स 10 में रेजिस्टेंस पता करेंगे, इंडक्टेंस पता करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन पता करेंगे, प्रतिशत इम्पीडेंस पता करेंगे, व्हाट इज द प्रतिशत इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये भी पता कर लेंगे। क्लियर है ना। और मैग्नेटिक लोडिंग से आपका नो लोड पावर फैक्टर, ये सब फाइंड आउट कर लेंगे कि नो लोड पावर फैक्टर कितना है, फ्लक्स कितना है, हाउ मच इज द हिस्टैरिसीस कंपोनेंट, हाउ मच इज द एडी करंट कंपोनेंट, व्हाट इज द टोटल कोर लॉस, ये सब पता कर लेंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। विदाउट टेस्टिंग हम लोग उनकी एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी हमें करना पड़ेगा। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, किस मशीन की बात कर रहे हो कि ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट कहते हैं? जनरेटर की बात कर रहे हो कि मोटर की बात कर रहे हो? ओपन सर्किट टेस्ट दैट्स मीन्स जहां करंट जीरो हो या ना हो। ठीक है, क्लियर है। केवल वहां पे मैग्नेटिक करंट हो, रिएक्टिव करंट हो, एक्टिव ना हो, एनर्जी कन्वर्जन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को स्टडी करना होगा। यहाँ तक होने के बाद आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग कैस्केडिंग के लिए कर रहे हैं, तो बहुत जगहों पे ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है क्योंकि करंट का शेयरिंग करना है। तो पैरेलल ऑपरेशन भी स्टडी करना पड़ेगा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो इसकी भी स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट सिंगल वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसकी स्टडी करना है। और इसकी स्टडी में सबसे पहला ये आएगा कि कैसे हम टू वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड उसके साथ साथ हम किन किन टू वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करेंगे, और अगर कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स उससे मिलेगा, क्या एडवांटेजेस मिलेगा, इसकी भी स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिंगल या ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसकी भी स्टडी करना है। तो ये भी हमारे पास आएगा। इन कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग 3 फेज के ट्रांसफार्मर का स्टडी करेंगे कि कितने तरीके के 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं,
उनका भी हमें स्टडी करना है। सौरभ राय, आपने कहा है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज करता है, ठीक है। तो दिस वन इज स्टैटिक डिवाइस, देयर इज नो एनी रिलेटिव स्पीड, तो चेंज नहीं होगा, स्टैटिक डिवाइस है। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, देखो आप फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा गलत, आप स्टूडेंट गलत पढ़ लेते हो, F बराबर NP/120 पढ़े हो, और जब मैं पूछता हूँ किसी से N क्या है तो आपका तो स्पीड है, ठीक है। तो रिमेंबर द पॉइंट, ये स्पीड नहीं है, दिस वन इज रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड दैट मीन इज द आपके इमेजिनेशन एंड आपके रियल बॉडी के बीच में कितना रिलेटिव स्पीड है। जैसे आप जेई बनना चाह रहे हो तो आपका इमेजिनेशन है कि आप जेई बनिए, तो जिस स्पीड से आप सोच रहे थे कि हमें जेई बनना है, तो उस स्पीड से आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आपकी रियल बॉडी मूव करनी चाहिए। तो मूव की है लेकिन उस स्पीड से नहीं मूव की है। आप अपने घर से निकल के पॉलिटेक्निक करने गए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इलाहाबाद या घर पे ही पढ़ रहे हो, तो निकले हो आप, स्पीड लाओ, लेकिन वो स्पीड नहीं लाया जिस स्पीड से आपने इमेजिन कर लिया था मुझे जेई बनना है, वह स्पीड आपने अचीव नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। तो वही है, रिलेटिव स्पीड है। और रिलेटिव स्पीड जैसे आप कह देते हो ना, आप बाइक चला रहे हो स्पीड का, तो वो भी स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड है। अर्थ बेचारा स्टेशनरी, उसके अगेंस्ट आप 40 किलोमीटर/आवर से चला रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर रिलेटिव स्पीड है ही नहीं, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सौरभ राय, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो 3 फेज के ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे और इनका कनेक्शन कैसा होता है ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर से आते हैं, एंड जो हमने बताया ये टॉपिक पढ़ना है, तो उन सब टॉपिक की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिफिनीसन हो चुका है। डिफिनीसन होने के कंप्लीसन के बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है कि ट्रांसफार्मर को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहला ट्रांसफार्मर के डिफिनीसन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो रिपीट कर सकता है, कोई क्वेरी हो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। दैट्स मीन ट्रांसफार्मर को आप कितने तरीक़ों से क्लासिफाइड कर सकते हो। तो रिमेंबर द पॉइंट, ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीक़ों से किया गया है। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन की, जो आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक लोडिंग दिया है वो किस तरीके से दिया है। उसके साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द हाउ मेनी फेजेस, कितने फेज के लिए आप यूज़ कर रहे हो। देन इसकी एनालिसिस होगी कि उसके ऊपर कितने तरीके से इलेक्ट्रिकल लोडिंग दिए हो, कि आपने सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर बनाया है या 2 वाइंडिंग का बनाया है या 3 वाइंडिंग का बनाया है। उसके साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन होगा कि आपने यहाँ पे कूलिंग नेचर कैसा रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा कि ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप कैसे, आप पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए एक नाम आता है, टेक्निकल नाम है वेक्टर ग्रुप, आपने वेक्टर ग्रुपिंग कैसा यूज़ किया, तो वेक्टर ग्रुप के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफार्मर क्लासिफाइड होगा। आफ्टर दैट फिर से ट्रांसफार्मर क्लासिफाइड होगा कि आप स्टेप अप के लिए यूज़ कर रहे हो कि स्टेप डाउन के लिए यूज़ कर रहे हो। देन अगेन ट्रांसफार्मर क्लासिफाइड होगा कि आप पावर ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हो। पावर के ट्रांसफार्मर का पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लोडिंग अलग होता है, एंड पावर ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक जो पैरामीटर्स होते हैं उसका डिज़ाइन अलग होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे कि आप जो लेग है वो 1 लेग का यूज़ कर रहे हो, 2 लेग का यूज़ कर रहे हो, 3 लेग का, जिसको लिम्ब भी बोलते हैं, कितने लिम्ब का आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाह रहे हो ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऐसी डिफरेंट आपके पास
क्लासिफिकेशंस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में भी आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में किस तरह आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन आएगा। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, एक एक क्लासिफिकेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसको डिस्क्राइब करने के बाद स्टडी करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है जो आप लोग बहुत ज़्यादा याद करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, या इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मर, या बोल सकते हैं बेस। ओके, कि आपने जो बाइंडिंग जहां प्रोवाइड करना है उस बेस को किस तरह से डिजाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, या कोर बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है कोर टाइप, सेकंड होता है सेल टाइप, एंड थर्ड वन इज अ बेरी टाइप। तो बेस जो बाइंडिंग जहां प्रोवाइड किया जाएगा, जो उसका बेस है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफार्मर का जो बेस है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन हमने 3 कैटेगरी में किया है। सबसे पहला हमारे पास है कोर टाइप, दूसरा हमारे पास है सेल टाइप, तीसरा हमारे पास है बेरी टाइप। ओके, तो कोर टाइप का जो डिज़ाइन होता है, दिस वन बेसिकली कोर टाइप हाई वोल्टेज एंड लो करंट के प्रिंसिपल के लिए यूज़ किया जाता है। सेल टाइप जो होता है ये हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वेरी बेसिकली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो इसका कोर का वेरिएशंस होता रहता है, कोर इसका वेरी कर सकते हो। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं यूज़ होता है, ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाएगा, हमारे यहाँ इसका यूज़ नहीं होगा। इन कोर टाइप एंड सेल टाइप ये दोनों फेमस कंस्ट्रक्शन है कोर के या बेस के, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कोर टाइप जो होता है ये सबसे ज़्यादा हमारे हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज़ होता है, और सेल टाइप हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। तो आप देखना कोर टाइप डिज़ाइन, कोर टाइप का जो डिज़ाइन होगा ये आपको पावर ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलेगा एंड पावर में भी मिलेगा। बट सेल टाइप ये स्पेशल टाइप के आपको मिलेंगे, स्पेशल डिज़ाइन कराना पड़ता है। मे बी द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, मे बी द आपका आर्क फर्नेस का जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे, मे बी द रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है वहाँ पे। ऐसे ही बहुत जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे करंट का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कोर टाइप। व्हाट इज अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर मीन्स जो हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, वो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं। ये आपका कोर टाइप का है।
दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहीं से क्लियर भी हो जाता है कि कौन कोर टाइप है। आप उसको देख के ही बता सकते हो कि जो फार्मर है या बेस है वो कैसा है। इसको हम लोग लेग बोलते हैं या लिम्ब बोलते हैं, ठीक। जो अंदर वाला है ये एलवी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज की वाइंडिंग है, एंड जो ये बाहर वाला है दिस वन इज अ हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है जिसमें बाइंडिंग्स कवर्स द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर लिम्ब। दैट्स मीन वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें बाइंडिंग देखिए कवर कर लिया, बाइंडिंग ने इसके लिम्ब को कवर कर लिया, घेर लिया, तो जिसमें बाइंडिंग कोर को घेर ले उसको कोर टाइप बोला जाएगा। तो पिक्चर से दिख रहा है कि जो ये लिम्ब है आपके, इस लिम्ब को या लेग को बाइंडिंग्स ने कवर कर लिया। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वह ट्रांसफॉर्मर है जिनमें बाइंडिंग कवर्स द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द कोर। बाइंडिंग्स कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कोर। तो ये जहां पे मिलेगा इसको बोला जाएगा दिस वन इज अ कोर टाइप। तो देखो यहाँ पे आपने एक चीज केयर किया होगा, हमने क्या किया है, जो यहाँ पे दो लिम्ब हैं, इन दोनों लिम्ब में जो HV वाइंडिंग है एंड LV वाइंडिंग है, इनको देखिए मैंने HV को हमने रेड कलर से शो किया है एंड LV को ब्लैक कलर से शो किया है। तो देखिए हाफ हाफ सब डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइडेड क्यों किया जा रहा है ये भी अभी मिलेगा कि क्यों हम HV को आधा इधर कर रहे हैं एक लिम्ब पे और आधा दूसरे लिम्ब पे कर रहे हैं, क्यों हम LV को एक लिम्ब पे कर रहे हैं और दूसरे फिर लिम्ब पे आधा ले रहे हैं। तो थोड़ा सा यहीं बता दे रहे हैं, फिर आगे मिलेगा, फिर डिस्कस हो जाएगा। तो पहला देखो LV नियर टू द कोर है, देखिए दिखाई दे रहा होगा ये कोर है। LV वाइंडिंग कोर के नज़दीक है। LV वाइंडिंग को हम कोर के नज़दीक इसलिए देते हैं जिससे कि इंसुलेशन लेवल मिनिमाइज हो जाए, और अगर इंसुलेशन लेवल मिनिमाइज हो गया तो इंसुलेशन कास्ट कम हो जाएगा कोर का एंड सेविंग होगा। तो पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आना चाहिए था कि हमने क्यों LV को नियर टू द कोर किया है एंड HV को अवे फ्रॉम द कोर किया है। तो सबसे पहला उसका कन्फ्यूज़न यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि जब बाइंडिंग का वोल्टेज लो है तो इंसुलेशन लेवल घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जितना बढ़ता जाता है उससे इंसुलेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो जब LV वाइंडिंग है तो इंसुलेशन लेवल कम हो जाएगा, और इंसुलेशन लेवल अगर कम हो गया, इंसुलेशन लेवल अगर हमारा कम हो गया तो ऑब्वियसली है
हमने इंसुलेशन का दाम कम कर लिया है, बहुत हाईली क्वालिटी का इंसुलेशन हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इंसुलेशन का कॉस्ट कम हो गया, इसका मतलब हमने पैसा बचा लिया। दूसरा पूछा जाता है कि वाई सब डिवाइडेड द बाइंडिंग्स इन द बोथ लिम्ब, हमने क्यों एलवी को आधा पहले लिम्ब पे यूज़ किया है और आधा दूसरे लिम्ब पे यूज़ किया है। तो इसका भी आपके पास कॉन्सेप्ट मिल गया। एलवी एंड एचवी को हम आधा आधा इसलिए डिवाइड करते हैं जिससे कि देखो एक बाइंडिंग से फ्लक्स पैदा होगा, जिस बाइंडिंग से फ्लक्स डेवलप होगा उस बाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं। एंड पावर सिस्टम में तो एचवी ही प्राइमरी बोला जाता है, वही फ्लक्स पैदा करता है। तो अगर उसके नज़दीक ही आपका सेकंड कॉइल भी होगा या बाइंडिंग होगा तो हमें क्लियर ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि जो फ्लक्स पैदा होगा सेम फ्लक्स अगर उसके नज़दीक दूसरी बाइंडिंग है लिंक हो जाएगा तो इससे लीकेज फ्लक्स का मान घटता है। तो लीकेज फ्लक्स का मान घटेगा तो लीकेज रिएक्टेंस घटेगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स मीन परफॉर्मेंस मशीन का अच्छा हो जाएगा। तो लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज फ्लक्स को मिनिमाइज करने के लिए ही हम लोग एचवी एंड एलवी को सब डिवाइड कर देते हैं आधा आधा, कि आधा एक लिम्ब पे आधा दूसरे लिम्ब पे। एंड नाउ दिस वे हम लीकेज फ्लक्स को कम कर लेंगे। अभी देखो हम फ्लक्स पूरा नाम नहीं लिए हैं, आगे अभी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, देयरफॉर हमें थोड़ा सा उसको डिफाइन करना था कि क्यों हमने आधा एलवी यूज़ किया और क्यों आधा हमने एचवी यूज़ किया एक लिम्ब पे, और फिर आधा एलवी टन्स और आधा एचवी टन्स दूसरे लिम्ब पे यूज़ किया। तो इससे हाफ हाफ सब डिवाइड करने से हमारा लीकेज फ्लक्स का मान कम हो जाता है, क्योंकि जो फ्लक्स पैदा करेगा एचवी वहीं बगल में एलवी रहेगा, लिंक हो जाएगा, या एलवी जो फ्लक्स पैदा करेगा वो एचवी वहीं बगल में रहेगा, उससे लिंक हो जाएगा। और नाउ दिस वे आपका लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड टाइप में, और सेकंड टाइप आपके पास था सेल टाइप। कोर टाइप में जो भी आपका बाइंडिंग यूज़ किया जाएगा वो कंसेंट्रिक बाइंडिंग होगा। जो बाइंडिंग, अभी बाइंडिंग का हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोर पे आए थे इसलिए हमने वहाँ थोड़ा सा छोड़ना चाहा कि बात उसका ना किया जाए, लेकिन बता दें अभी और फिर आगे मिलेगा कि जो कोर टाइप है वहाँ पे जो बाइंडिंग होगा वो कंसेंट्रिक टाइप का बाइंडिंग होगा। एंड सेल टाइप में देखिएगा आपको थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट दिखेगा। दिस वन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल टाइप। This one is HV binding. This one is LV winding and this one is a HV winding. तो यहाँ भी डिवाइड किया जाएगा, सेल टाइप में भी बाइंडिंग डिवाइड किए जाएंगे। एंड हम हमेशा ये चाहेंगे जो हमारा कोर है वहाँ पे या फार्मर है वहाँ पे हाई वोल्टेज न रहे, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो वहाँ पे हमारा इंसुलेशन लेवल बढ़ेगा
इंसुलेशन लेवल बढ़ेगा तो हमारा मशीन का या ट्रांसफार्मर का दाम भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो बाइंडिंग यूज़ किया जाएगा वो सैंडविच टाइप का होगा या इंटरलीव टाइप का होगा। तो यहाँ इंटरलीविंग किया जाएगा, इंटरवल में रखा जाएगा, एक बार एच वी एल वी रखा जाएगा, लेकिन जो आपके इस बेस के नज़दीक होंगे वो हमेशा एल वी रहेंगे, जिससे कि आपके इस बेस का जो इंसुलेशन लेवल है या कोर का है जो मटेरियल है, मैनेड मटेरियल, इसका इंसुलेशन लेवल बढ़े ना, नहीं तो दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेल टाइप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लिम्ब ये हो गया या लेग हो गया, ये भी लिम्ब है, ये भी लिम्ब है, 3 लिम्ब दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो यहाँ अगर डिफिनीशन बोला जाए कि सेल टाइप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या किया है कि लिम्ब्स ने या बेस ने या कोर के पार्ट्स ने बाइंडिंग को घेर लिया है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो गया, इसका मतलब द कंसिडरेबल part of binding surrounds by the core called cell type। तो देखिए आपको केवल उसका पिक मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि हम सेल टाइप की स्टडी कर रहे हैं या कोर टाइप। सेल टाइप या कोर टाइप, इनमें आप इंटरलिप्ड या सैंडविचिंग करोगे, कंसेंट्रिक बाइंडिंग ही होगा लेकिन उसकी सैंडविचिंग किया जाएगा, इंटरवल बनाना पड़ेगा आपको एच वी एल वी का, और ये केवल सेंट्रल लिम्ब में रहेगा और इसको लिम्ब जो होंगे ये घेर लेंगे, ढक लेंगे। तो देयरफॉर बोला गया द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ बाइंडिंग सराउंड्स बाय द कोर, देयरफॉर नोन एज द या कॉल्ड एज द सेल टाइप। ठीक है, तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन द सेल टाइप एंड द कोर टाइप। सेल टाइप आप हाई करंट के लिए यूज़ करोगे क्योंकि इसका कूलिंग नेचर अच्छा रहेगा, कूलिंग नेचर इसका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी और वहाँ पे कूलिंग बहुत अच्छा हमें चाहिए। ठीक है, कितना टाइम हो गया? तो एक काम करते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन हो इसको आप पूछ सकते हैं। अभी सबसे पहला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? अभिषेक यादव क्या पूछना चाह रहे हो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में? राहुल सिंह, अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन केवल टाइम वेरिंग फ्लक्स पे काम करेगा। अगर आप उसको डीसी सप्लाई दोगे तो उसका फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो ट्रांसफॉर्मर उस पर काम नहीं करेगा। ओके, तो डीसी सप्लाई पे काम नहीं करेगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ना तो प्राइमरी वाइंडिंग में ना तो सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, और टर्सरी है तो टर्सरी में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक्शन केवल टाइम वेरिंग फ्लक्स पे काम करता है। तो डीसी का जो फ्लक्स होगा टाइम वेरिंग नहीं होगा, डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आगे प्रूव हो पाएगा अभी आपको जब हम लोग उसका करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अभिषेक आप पूछ रहे हो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर लीकेज फ्लक्स को कैसे कम करेंगे। वहाँ भी तो वही हम कर रहे हैं ना, इंटरलीविंग कर रहे हैं ना, आधा आधा कर रहे हैं, तो लीकेज कम हो जाएगा। इन इसका प्रतिशत इम्पिडेंस कोर के सापेक्ष ज़्यादा होगा।
पूजा गौतम, आपने पूछा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स इक्वल होते हैं या डिफरेंट। तो अगर हम पावर सेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले हैं तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे ना, लेकिन टर्न्स पर मतलब एक टर्न्स में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी। ओके। पूजा गौतम, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स अलग होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अलग होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, नाम सुना है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर, इन सब में सेम होता है। वहाँ तो हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि टर्न्स क्या है। अभी वो मिलेगा आपको। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, एरिया कवर्ड बाय द HV एंड LV वाइंडिंग आर डिफरेंट और सेम इन सेल टाइप। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, ये डिपेंडेंट होगा कि कितने वोल्टेज रेटिंग का आप बनाना चाह रहे हो। HV वाइंडिंग का एरिया अभी हमने जो पिक्चर में दिखाया है वो HV एक साथ रख दिया है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। HV को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके हो सकता है LV हाफ और हाफ करके यूज़ करें, या हो सकता है LV को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लें और HV को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। लेकिन वैसे वैसे दाम बढ़ता जाएगा। शिवम अस्थाना, कापर तो डिपेंडेंट होगा, कापर मोटा पतला यार ये अभी तो कह ही नहीं सकते हो ना जब तक कि करंट रेटिंग ना पता चल जाए। अभी दिस वन इज अ डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर, आगे मिलता जाएगा, सब कुछ मिलता जाएगा। अभी केवल आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो बस, आपको मैंने कोई वर्किंग प्रिंसिपल नहीं दिया है, कोई डिजाइन वैल्यू नहीं दी है, केवल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो कि सेल टाइप क्या होता है एंड कोर टाइप क्या होता है। ओके। लिम्ब दैट्स मीन इज अ लेग, जिसपे हम बाइंडिंग को हाउसिंग कर रहे हैं, बाइंडिंग जिस पे प्रोवाइड किया जा रहा उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्ब या लेग। ओके। किसी को और कंफ्यूजन? पल्सेटिंग डीसी अगर बार बार बदलते रहोगे तो ट्रांसफार्मर उस पर काम करेगा। बिमल प्रणाम भैया। अर्पित कुमार राजन, अभी आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर मिलने वाला है। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर बेसिकली यूज बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। वो मिलेगा, केवल आइसोलेट करेगा कि एसी को फर्दर आगे सर्किट में वो ट्रांसफर होने देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, आइसोलेट कर देगा। इसी को बोला जाता है आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। अभिषेक यादव, कोई प्रॉब्लम किसी को और? संजय मौर्य, HV LV अल्टरनेट लगे रहते हैं और कोर के पास, कोर का जो बॉडी है उसके पास हमेशा LV होना चाहिए। 10 मिनट ब्रेक दे, 10-15 मिनट ब्रेक दे। हाँ, अरे बहुत लंबा तो किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही है, वेरी गुड। तो अभी स्टॉप करता हूँ मैं, आगे कल मॉर्निंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कल आप बहुत केयर करिए, कल क्लासिफिकेशन आपका फिर से आगे फर्दर स्टार्ट होगा। क्लासिफिकेशन इसके आगे जो भी है वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद कल वर्किंग प्रिंसिपल एंड फेजर डायग्राम तक हम पहुंच जाएंगे। तो कल का बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा, मज़ेदार टॉपिक रहेगा। आप जितने भी कन्फ्यूज़न हो पूरे ज़िंदगी का, जब से ज़िंदगी आपकी इलेक्ट्रिकल की चल रही, सब लेके आइएगा और सबका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके। कोर वाइब्रेशन, शिवम अस्थाना आपने पूछा कोर वाइब्रेशन किस में ज़्यादा होगा, सेल और कोर में?
अरे डियर, कोर वाइब्रेशन तो तभी होगा जब आप उसको लूज कनेक्शन रखोगे ना, चाहे सेल हो चाहे कोर हो। जब आपने उसको फिक्स कर दिया है टैंक के साथ, बहुत टाइटली उसको बांध रखा है, तो वाइब्रेशंस क्यों होगा? अभी मिलेगा ना कि आप कोर सॉलिड तो यूज़ नहीं करते हो, कोर तो आपका लैमिनेटेड होगा। लैमिनेटेड कितने का यूज़ करना, क्या करना, सब आगे मिलेगा। क्योंकि अभी मैंने लोडिंग आपको नहीं पढ़ाई है कि मैग्नेटिक लोडिंग कैसे डालना है इसके ऊपर, एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग मैं किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अलग लेके आता हूँ। तो सिस्टम एक एक स्टेप में धीरे धीरे बढ़ूंगा। उसके बाद किसने पूछा है, कल का टाइमिंग वही रहेगा, कल 8 बजे मॉर्निंग में मिलेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे हमारी क्लास कल रहेगी। सुनील कुमार, सर मैं इलेक्ट्रिकल कोर्स से ITI किया हूँ, क्या मैं, अच्छा सर इलेक्ट्रिकल कोर्स ITI किया हूँ, हाँ ITI किए हो तो आप TG सेकंड का डाल सकते हो, कोई बात नहीं। और किसी को कोई दिक्कत है? आशुतोष कुमार, थैंक यू आशुतोष कुमार, थैंक यू, मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव पे भी ट्रांसफार्मर काम करेगा? प्रो एजुकेशन, कोई कोचिंग वाले हैं क्या आप? तो स्क्वायर वेव पे भी काम करेगा, लेकिन आपका सिग्नल देखो, ये आपका एज ए याद करिए डिफ्रेंशिएट करके देगा, डिफ्रेंशिएशन करेगा। जो भी सिग्नल आप दोगे उसका डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिए मैथमेटिक्स का, तो डिफ्रेंशिएट जिसका कर पाएगा उसको दे देगा। अब आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, कि होता है? मैथमेटिक्स डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता, जीरो होता है, इसलिए डीसी का नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी का डिफ्रेंशिएट करने आता है आपको, जैसे स्क्वायर आपने दे दिया, तो उसका इम्पल्स होगा, मारेगा, एकदम इम्पल्स मारेगा, वही देगा और कुछ नहीं देगा। अभिषेक यादव, 8 बजे सुबह चलेगा क्लास। संजय मौर्य, पावर सिस्टम चालू होगा, जल्दी ही चालू होगा, बताया जाएगा। ब्रजेश कुमार, रेगुलर क्लास चलेगा, डोंट वरी, अब चलेगा, ठीक है। लेकिन आप कोऑपरेट करिए, अच्छे से पढ़िए, हमारा यही कॉन्सेप्ट है, हमारा यही मोटो है, हम यही चाहते हैं कि आपकी सबकी नौकरी लग जाए अच्छे से, जल्दी से सब सेटल हो जाओ। ओके, क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू।